दोस्तों, नैरेटिव विद आमिराना में खुश आमदीद। नौजवान, उसकी जिंदगी और उसके इर्द गिर्द की सियासत, ये मौजू चल रहा है और हमने दुनिया की 6 मुख्तलिफ ममालिक में चलने वाली तहरीकों का एक मुख्तसर जायज़ा लिया। और आज हम कोशिश करेंगे कि बात करें हर एक मुल्क की, और ख़ास तौर के ऊपर वो लोग, वो नौजवान जो इन तहरीकों को लीड कर रहे थे, जिन्होंने इन तहरीकों की बुनियाद डाली, और ये कि वो ज़माने का रुख बदल सके या नहीं, लेकिन उन्होंने सियासत के रुख को ज़रूर बदल दिया। तो जाहिर है कि जब हम बात करेंगे बड़े रुझानात की, तो बात तो फिर जाहिर है कि अंकल साम से शुरू होगी। अंकल साम यानी कि अमेरिका। और ये तो सादत हसन मंटो ने अंकल साम की जो इस्तिलाह है वो बारो की थी, और उनके नाम खतूत लिखे थे, और उसको जगह जगह कभी, और जिस वक्त ये ख़त लिखे थे पूरा एक एटॉमिक क्राइसिस चल रहा था, उसमें कई उसके हवाले हैं, उसके इम्पीरियलिज़म के और उसके इंसाफ के, दोहरे मियार के। उसको तो उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन हमने मंटो की जो इब्तदा में सोचा कि जब हम हर मुल्क को अलग देख रहे हैं, क्यों ना फिर अंकल साम के देश से शुरू किया जाए। और अंकल साम का देश भी कोई इतना बहुत बुरा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो नॉलेज इकोनॉमी है और जहाँ पे कंसंट्रेशन है दुनिया के पूरे टैलेंट की, जाहिर है कि इमिग्रेंट्स का मुल्क है, दुनिया के रंग बिरंगे लोग हैं, अपनी अपनी शनाख्तों के साथ रहते हैं, और रंग बिरंगे ख्यालात। और जब इतना ज़्यादा इम्तजाज हो तो जाहिर है कि वहाँ पे नॉलेज की सूरत हाल भी मुख्तलिफ होगी। अगर नॉलेज की होगी तो फिर जाहिर है सियासत की भी होगी, और सियासत की बात होगी तो जिंदगी की तो फिर नौजवान की। तो हमने कल बात कर रहे थे, हमने जिक्र किया था कि जोरान मोमदानी वो एक प्रोग्रेसिव लेफ्ट का एक ड्रीम था, जिसको लागार्डिया ने देखा था। और ये वो इटालियन प्रोग्रेसिव डेमोक्रेट था जिसने न्यूयॉर्क के अंदर अपनी सियासत की इब्तिदा की थी, और अभी भी एक एयरपोर्ट उसके नाम से मंसूब है न्यूयॉर्क में। और बर्नी सैंडर्स ने यह ख्वाब देखने की कोशिश की थी, लेकिन हिलरी क्लिंटन उनके रास्ते में आई। तो हम बात तो वहाँ से शुरू नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि ये ख्वाबों की सरजमीन भी है, और ये कि एक ऐसा ख्वाब भी वहाँ पे दुरुस्त और सही साबित हो सकता है, जिसके बारे में कुछ दहाइयों पहले सोचना नामुमकिन था। मैककार्थीज़म की इस्तिलाह तो आपने सुनी होगी कि एक सेनेटर मैककार्थी थे, और वो विच हंट की तर्ज के ऊपर अमेरिका की फिल्म इंडस्ट्री, लिटरेचर, अदब, सियासत, ब्यूरोक्रेसी और फिर फौज में से भी चुन चुन के, जैसे कीड़े निकाले जाते हैं वैसे सुर्खों को निकालते थे, लेफ्ट के लोगों को निकालते थे। और उनकी ये जो पूरी कैंपेन थी अल्टीमेटली फायर बैक कर गई। लेकिन ये कि अभी की जो नौजवान लीडरशिप है अमेरिका की, वो खासी मुख्तलिफ है और अपने रंग मिजाज की तरह से डाइवर्स भी है। और यहाँ हम ये जिक्र इसका इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि ये अमेरिका जो है ये पूरी दुनिया की नौजवानों की तहरीकों को मुतासिर कर रहा है। तो हमने तो ज़रा थोड़ा सा इसको कोशिश की कि हल्का रंग देने की अपनी गुफ्तगू को, लेकिन ये जद्दोजहद जो है अमेरिका के नौजवानों की, ये इतनी आसान नहीं रही कभी भी, और बड़ी मुश्किल रही। लेकिन अमेरिकी नौजवान जो हैं बड़े इनोवेटिव हैं अपनी अप्रोच के अंदर, और वो उसकी सारी लाइफ मैटर्स और ये कॉरपोरेट कल्चर के ख़िलाफ़ जितने मूवमेंट्स हैं वो बहुत ही इनोवेटिव है। कुछ का हम सरसरी जिक्र कर चुके। अगरचे हम बात हमने शुरू की थी ज़रा थोड़े से माजी में और बर्नी सैंडर्स तक आए, लेकिन जो अमेरिका की के अंदर नौजवानों की जो सही अपराइजिंग यानी उठान कहिए, बगावत इसके करीब करीब चला जाता है अपराइजिंग कभी कभी, लेकिन इसे हम उठान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही इस्तेमाल करेंगे। वो पाकलैंड की शूटिंग थी, गन वायलेंस के ऊपर एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल एजिटेशन हुआ है अमेरिका के अंदर,
और उसने अमेरिका की सियासत को बदल के रख दिया। यूजुअली जो है वो रिपब्लिकन जो है वो सपोर्टिव हैं गन के राइट्स के, गन कल्चर के, और कस्टोडियन समझे जाते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में जो है डेमोक्रेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा हल्के ऐसे हैं वो जो इस पूरे को रिव्यू करना चाहते हैं, जिसमें ओबामा भी थे, बाइडेन भी थे, लेकिन वो हो नहीं सका। लेकिन बहुत ड्रास्टिक तब्दीलियां आई, और पाकलैंड के एक इंसिडेंट का हम जिक्र कर रहे थे, और उसका जो लुब्बे लुबाब था और उस पूरी तहरीक का, उसको एक जुमले के अंदर अगर हम समराइज करें तो वो था कि उसने जो लोग विक्टिम थे पाकलैंड के स्कूल की शूटिंग के अंदर, उन्होंने अपने ट्रामा को एक पॉलिटिकल एक्शन में बदल दिया। ये इस मूवमेंट का सबसे बड़ा मार्च फॉर लाइव्स, ये जो पूरी मूवमेंट थी, इसका लुबे लुभाब एक मर्तबा फिर कि जब आप एक पूरे आपके जाने वालों का दुख है और एक शदीद किस्म के जहनी दबाव, तनाव, ट्रॉमा में है, और वो आप कैसे उसको एक नेशनल पॉलिटिकल एक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये बुनियादी तौर के ऊपर इसको एक्सप्रेस करती है मूवमेंट। और वाकया तो ये फरवरी में हुआ था, लेकिन ये मोबिलाइज होते होते मार्च हुआ, और फिर आफ्टर के मार्च के बाद इसकी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन शुरू हुई, यानी कि इसके बुनियाद के ऊपर बड़ी मजबूत तहरीक खड़ी हुई। आइए ज़रा उनके रहनुमाओं की, अपने नौजवान रहनुमाओं की शक्लें तो देखें और उनका ज़रा प्रोफाइल तो चेक करें, वो है क्या, आए कहाँ से और उन्होंने किया क्या। तो ये डालिए नज़र इस स्लाइड के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डेविड हॉग, इन्होंने जो है कन्वर्ट कर दिया विजिबिलिटी को एक ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर। वैसे तो ये पाकलैंड का इंसिडेंट हुआ था, उसने पूरा एक ट्रॉमा को एक पॉलिटिकल एक्शन में कन्वर्ट कर दिया था, लेकिन ये जो मार्च फॉर आवर लाइव्स जो है, ये इसने पूरे अमेरिका के कल्चर को जो है वो मुतासर कर दिया। और जो डेविड हॉग जो है, ये इसके स्लोगन बनाने वाले थे, द मार्च फॉर आवर लाइफ, और ये इनका सबसे बड़ा कारनामा था। हैशटैग इन्होंने यूज़ किए, इंस्टाग्राम के ऊपर इन्होंने इस कैंपेन को लॉन्च किया और एक मीनिंग दिया उस पूरे ट्रॉमा को, जिससे कि पाकलैंड के गन शूटिंग के फैमिलीज, खानदान गुजर रहे थे। जो दूसरी लीडर हमारे सामने है वो एक्स गोंजालेस है, और उन्होंने अपनी खामोशी को भी एक सियासी हथियार के तौर के ऊपर इस्तेमाल किया। हमने बात की थी ब्रह्मा प्रकाश की और उनकी किताब द बॉडी ऑन द बैरिकेड्स, कि जिस्म कैसे कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि पूरा जिस्म हमारा एक सियासी वजूद है। गोंजालेस की ने जो खामोशी को भी एक सियासी लैंग्वेज थी और सियासी हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया, और उसने अपने प्यारों की, जो बच्चे मारे गए थे, उनको दफनाने से, उसमें शिरकत करने से इनकार कर दिया, और उसने कहा कि इससे पहले कि ये हमें पॉलिटिकल लीडर्स को जवाबदेह होना पड़ेगा। आपको जलीला हैदर तो याद होंगी, अभी अमेरिका में है। अमेरिका से याद आया कि जलीला हैदर जो कोयटा की हज़ारा कम्युनिटी से हैं, उन्होंने भी अपनी खामोशी को सियासी हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया था। वो अभी अमेरिका में है, वहाँ पे कानून में पीएचडी कर रही हैं। जाहिर है कि उस सारी तहरीकों के ऊपर, ये सारी जो तहरीकें हैं अमेरिका की, ये बुनियादी तौर पे लेजिस्लेटिव और लॉ की पूरी तहरीकें हैं, और उसके अराउंड ही ये बिल्ड होती हैं। इसकी डोमेन जो है पॉलिटिकल, एक लीगल पॉलिटिकल डोमेन के अंदर ज़्यादा है। तो जो गोंजालेस जो है, उन्होंने वही किया जो जलीला हैदर कोयटा में कर चुकी थी, और जब हज़ारा
की यहाँ पे मैस किलिंग हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि ये डेड बॉडीज़ दफन नहीं होंगी जब तक कि ये जेनोसाइड नहीं रुकेगा, कत्ले आम नहीं रुकेगा। और फिर आर्मी चीफ को, खान साहब को भी, प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, उनको भी वहाँ पे जाना पड़ा था। एक्सप्रेशन इसने फिर लोगों को मजबूर किया कि बिल्कुल गोंजालेस का जो स्टैंस है उसके साथ खड़े होना चाहिए। और इसकी इस खामोशी ने जेंजी तहरीक को जुबान दी। और फिर इमरान कैसी ने इसको एक शायरी की तरह, पेंटिंग की तरह अमेरिका के सियासी मंजरनामे के ऊपर जो है वो पेंट कर दिया बहुत ही महारत के साथ। और एक तो वो टीवी के ऊपर, अक्सर आप यूट्यूब पे भी जाएंगे, रहे और बहुत कमाल के दलाइल देने वाले, और उन्होंने स्लोगन्स जो है बहुत क्रिएट किए। ये जैसे आपके सामने है, ओरिजिन, प्रेशर, कॉस्ट, लेसन, ये एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे चीज़ें होती रही वहाँ पे। फिर जैकलिन कॉरेन, वो उनको भी स्ट्रगल इसके अंदर शामिल है। और अगर हम ये मार्च फॉर आवर लाइफ से हट के हम जैज ब्रीसैग की बात कर रहे थे कि स्टारबक्स के अंदर एक पीएचडी की रोड स्कॉलर जो फैमिली से भी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, उसने बाफलो न्यूयॉर्क में जाके नौकरी की सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे जाके एक्टिविज्म कर सके। और उसने वहाँ पे कॉर्पोरेट जो रेजिस्टेंस जो है क्रिएट की। ये भी अमेरिका का एक बहुत बड़ा वाकया है। और इसकी वजह से ब्रेक थ्रू हुआ था दिसंबर 21 में, जिस वक्त जो है एलमोंड स्टोर जो स्टारबक्स का है वो फर्स्ट यूनियनाइज्ड कॉर्पोरेट स्टारबक्स का स्टोर बना, जहाँ पे यूनियन की और मजदूरों की, सेल्समैन की, सेल्स गर्ल्स की जॉब की प्रोटेक्शन, उनके वर्क आवर्स, उनके हेल्थ की प्रोटेक्शन मैसर थी। ये बहुत बड़ी तहरीक थी। इसमें फिर मैक्सवेल फ्रॉस्ट हैं, ये पहले मेंबर बने कांग्रेस के। ये भी जो है गन वायलेंस के ख़िलाफ़ इनकी पूरी मूवमेंट थी। और जो मूवमेंट चली आ रही थी मार्च फॉर आवर लाइव्स, वहाँ से ये शुरू हुई। फिर इसी से दो तहरीकें और साथ चल रही थी। टोटल जो है 4 मेजर पॉलिटिकल रुझान अमेरिका के अंदर हैं जो 2013-14 से चल रहे हैं। एक शुरू हुआ था ब्लैक लाइव्स मैटर्स, वहाँ से, और उसके बाद के ऑल लाइव्स मैटर, ये फब्ती के तौर पे शुरू हुई थी लेकिन सीरियस डिबेट शुरू हुई। और फिर ब्लैक जो लाइव्स मैटर, वो जॉर्ज फ्लाइड की हमने कल बात की थी, और उससे पहले ये डिबेट हो रही थी। और अमेरिका के सोसाइटी की खूबसूरती ये है कि छोटी सी छोटी बात के ऊपर बड़ी लंबी और डिटेल बात होती है। बाज़ दफ़ा तो आपको वैसे ही बोरियत महसूस होने लगती कि ये लोग कर क्या रहे हैं, क्यों बाल की खाल उतार रहे हैं। लेकिन उस बाल की खाल के उतारने के अंदर जो है, उन्होंने कहा कि सिर्फ काली ज़िंदगी ही नहीं, सफ़ेद भी जो है वो भी महफूज होनी चाहिए। फिर कॉलन का कालों की तरफ से ये आर्गूमेंट आया, काले कहना भी स्टिग्माटाइज करने के बराबर ही आजकल समझा जाता है, उसके लिए माजरत। लेकिन हम इसको एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसको बात कर रहे हैं कि ब्लैक लाइव्स मैटर्स टू, ये स्लोगन्स चलते रहे। फिर इसी के अंदर एक रेसिस्ट टेंडेंसी भी आती गई, और ब्लैक लाइव्स के वालों के यहाँ एक रेडिकल टेंडेंसी, एग्रेसिवनेस आती गई। इसके अपोजिशन के अंदर एक मॉडरेट वर्जन और एक एग्रेसिव वर्जन, रेडिकल वर्जन जो है फार राइट को जो सपोर्ट करता था, जिसने जाके फिर ट्रंप के पॉपुलिज्म के साथ जाके अपनी जुड़त बनाई। फिर ये और गन कल्चर के ख़िलाफ़ जो पूरा एक एक्टिविज़म था वो चल रहा था, वो इसके अंदर जाके मर्ज हो गया। और उसके साथ साथ पूरी सियासत जो ज़िंदगियों को चीज़ मुतासिर कर रही थी, वो लोगों के काम के करने के तरीके, जेंज़ीज़ नौजवानों का जो इस्तेसाल इतनी बड़ी तालीम के बाद, और वहाँ पे तो तालीमी कर्से का कॉन्सेप्ट है, उनको उतारना। फिर हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा अमेरिका की सोसाइटी में, तो वहाँ से फिर ये पूरी कॉर्पोरेट
जो कल्चर है उसके अंदर रेजिस्टेंस हुई है, एप्पल के अंदर और स्टारबक्स में और फिर बाकी जगहों के ऊपर हुई, ये फिर जाके ये भी जाके मर्ज हुई और ये आपस में कनेक्ट करती रही और एक दूसरे को ये न्यूट्रलाइज करते रही। फिर हमने एक और तहरीक देखी कि वो पूरी पॉलिटिकल डोमेन के अंदर इस तमाम चीज़ों को लेके आई, वो थी प्रोग्रेसिव डेमोक्रेट्स की मूवमेंट, जिसको ममदान ज़ोहरानी ने लीड किया और वो मेयर है न्यूयॉर्क के। एक कक्षा है अमेरिका में नौजवान लीडरों की, मैक्सवेल फ्रॉस्ट है, नोमी वादर है, प्रकाश भी इसके अंदर है। फिर लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट लेसन जो हम हासिल कर सकते हैं अमेरिका में जेंजीज की पूरी मूवमेंट से, वो ये था कि इनका जो तरीक़ाकार मेथड, यानी मेथड किसी चीज़ को बनाने का, तरकीब, अज्जाए तरकीबी क्या थे, वो आइडियोलॉजिकल नहीं थे, बल्कि जेंजी का पॉलिटिकल बिहेवियर जो है वो इसके अंदर इम्पोर्टेंट था। इसमें और ये पॉलिटिकल बिहेवियर जिसको हम कह रहे हैं पॉलिटिकल ग्रामर, ये बिहेवियर उसकी पहली चाल समझिए उस ग्रामर की, और इस ये बिहेवियर है कि लोगों का अपना लिव्ड एक्सपीरियंस था, जिन्होंने गन कल्चर के ख़िलाफ़, जिन्होंने कॉर्पोरेट कल्चर के ख़िलाफ़ मल्टीनेशनल के अंदर रहते हुए, फिर इनके पास डिजिटल लिवरेज थी, इसको उन्होंने इफ़ेक्टिवली यूज़ किया, फिर बड़ी तेज़ी से एक्शन किया और बड़ी खुफिया तरीके से भी किया, जैसे कि जाज ब्रेसेक ने जो स्टारबक्स के अंदर जब गई तो उन्होंने बाकायदा खुफिया तरीके से ही काम शुरू किया। फिर इंटरसेक्शनैलिटी जो है, डायरेक्ट प्रेशर, वोटिंग, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि इसमें एक जो मैक्सवेल फ्रॉस, वो तो फिर अमेरिका के सबसे कम उम्र कांग्रेसमैन भी बने। तो ये अमेरिका की कहानी थी और इस अमेरिका की कहानी ने दुनिया के लोगों को बहुत मुतासिर किया। और इसमें एक सबक जो हमने पहले भी जिक्र किया और आगे के लिए, वो कि ट्रॉमा, प्रोटेस्ट और पॉलिटिकल पावर में एक बड़ा ताल्लुक है, क्योंकि ट्रॉमा जो है वो एक्सपीरियंस से आता है और जो प्रोटेस्ट है वो एक मूवमेंट है, और पावर जो है वो पॉलिटिकल एक्शन करने से आती है। और ये कि जो ट्रॉमा का पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है, ये कोई थेरेपी नहीं है कोई कलेक्टिव लोगों के लिए, कि कम्युनिटी जो है ट्रॉमा के अंदर है, कि इंडिविजुअल ट्रॉमा के अंदर है और वो कोई बोलेगा, बात करेगा, चीखेगा, चलाएगा, नारा लगाएगा तो उसका कैथारसिस होगा और वो पुरसकून और काम हो जाएगा। ये जो पॉलिटिकल जो फिलॉसफी है, उसमें जब ट्रॉमा पॉलिटिकल एक्शन में तब्दील होता है तो ट्रॉमा जो है वो मल्टीप्लाई होता है और एक ऐसी सोर्स बन जाता है आपकी पॉलिटिकल स्ट्रगल की, कि वो आपकी स्ट्रगल को रुकने नहीं देता। तो ये और आखिरी सबक यहाँ पे कि जेंजी डजंट वेट फॉर परमिशन टू बिकम पॉलिटिकल। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल।